ना बटेंगे और ना हटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों के साथ 20,000 छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे हैं। समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से नारा दिया जा रहा है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक फैसले के खिलाफ, जिसमें लोक सेवा आयोग की तरफ से फैसला ये दिया गया है कि आरओ एआरओ की परीक्षाएं जो हैं वो 2 पालियों में 2 दिनों में कराई जाएंगी और नतीजा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसका विरोध छात्र इस आधार पर तय कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग का फॉर्मूला है उसमें कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा सरल है। और इसके बीच में एक तर्क इस बात का है सरकार का कि नकल को रोकने के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं जिससे परीक्षा को लीक प्रूफ किया जा सके और पुख्ता किया जा सके। लेकिन इसके बीच में सियासत यहां तक आ गई है कि योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर टारगेट किया जा रहा है और अखिलेश यादव इस पूरे छात्र आंदोलन को एक राजनीतिक अपना सपोर्ट दे करके कहीं ना कहीं उसमें राजनीति घुसा करके उसको मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्शन जा रहा है वो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन के साथ राजनीतिक भी है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे छात्रों की मांगें क्या हैं और आयोग की तरफ से क्या तर्क किया गया, और साथ ही साथ सवाल उस चीज को लेकर के कि क्या ये उचित रूप से हो रहा है, क्योंकि 1 महीने बाद परीक्षाएं होनी हैं और उसके बीच में ही उपचुनावों की तारीखें भी हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये परीक्षाएं और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन और उसके बीच में उपचुनाव और इस स्तर पर राजनीतिक रूप से इसको तूल दिया जाना, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं अपने सरकार के अफसरों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो घेर ही रहे हैं, तो क्या ये वो गले की फांस योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए बनने वाली है जिससे कुछ दिनों पहले उन्होंने निजात पाई थी और लीक प्रूफ 50 लाख पुलिस की परीक्षाएं आयोजित करवाई थी। लेकिन अब एक बार फिर से युवाओं के भविष्य और परीक्षाओं को लेकर के सियासत और सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए समझ लेना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। तो कुल 16 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक फैसले की वजह से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से तर्क ये दिया गया कि हम परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि केवल सरकारी केंद्रों के ऊपर परीक्षाएं आयोजित की जाएं और कहीं भी प्राइवेट लोगों को इसके बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। इसके पीछे का तर्क ये था कि जो पिछली बार उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ था, उसमें जो लीक पेपर किया गया था, एक तो भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था और दूसरा जो लीक हुआ था वो प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल के सेंटर से हुआ था जहां परीक्षा आयोजित की जानी थी। तो इस बार परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार का ये प्लान था और उसके साथ साथ बात यह थी कि 2 दिनों में परीक्षाएं होंगी, 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, उसको आप लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो मोटा माटी औसत निकाला जाता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि योग्य उम्मीदवार का नुकसान हो जाता है और कई बार जो लोग कम नंबर पाए हुए होते हैं वो उस नॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में आकर के आगे चले जाते हैं। और यही छात्रों का तर्क है। छात्रों का तर्क यह है कि आखिर सरकार इस बात को तय कैसे करेगी कि कौन सी परीक्षा कठिन है और कौन सी सरल। अब ये तो छात्रों के बीच की बात हो गई। छात्रों की तरफ से एक और तर्क दिया जा रहा है कि सरकार जो कह रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कह रहा है सुरक्षा का मसला, उसमें जो तर्क छात्रों की तरफ से एक और दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 3 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं को ये लोग अमावस्या पर स्नान करवा सकते हैं, लेकिन 10-15 लाख छात्रों की परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकते हैं। अब इस तर्क में कुछ चीज़ें दिक्कत वाली हैं। ये सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लग सकता है, लेकिन इसका तथ्य ये भी निकल के आता है कि 3-5 करोड़ लोग जब स्नान करते हैं तो उसमें कोई किसी की धोती चुरा करके भागने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब 5 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं तो उनमें हजारों सैकड़ों रुपए खर्च करके आए हुए लोग होते हैं और उसके पीछे लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करके आए हुए लोग होते हैं। और कुछ पेपर माफिया
और कुछ अयोग्य ऐसे लोग जिनके हाथों में पैसा होता है और उनकी जेब बड़ी भरी होती है और गर्मी होती है, वो लोग उसका उपयोग करते हैं पेपर को लीक करवाने के लिए। इसलिए इसकी तुलना किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो छात्रों की बातें हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बीच में चूंकि अब सियासत आ गई है, सियासत किस तरह से आ गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है। छोड़े भी क्यों भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, अब छोड़ करके दिल्ली आजकल विराज रहे हैं अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। आप उनकी टाइमलाइन अगर बगल में देखेंगे तो नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जितने ट्वीट हो सकते हैं अखिलेश यादव एक एक करके लगातार ट्वीट कर रहे हैं बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर। अखिलेश यादव का कहना है कि अब जो मामला हो गया है वो योगी बनाम छात्रों का हो गया है। अब लोगों के मन से ये पुकार आ रही है कि युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इसके अलावा कई नारे एक ही ट्वीट में लिख दिए अखिलेश यादव ने कि जब बीजेपी जाएगी तभी नौकरी आएगी और भाजपा के पतन में छात्रों का उत्थान है। इस तरह की बातें भी अखिलेश यादव लिख रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में सियासत क्यों हो रही है। वैसे नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो उनका फर्ज बनता है और ज़रूरी होता है कि वो उन पीड़ितों के साथ खड़े हों जिनके साथ किसी न किसी रूप में लग रहा है कि सरकार अन्याय कर रही है। लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई सरकार अन्याय कर रही है या सरकार का अन्याय करने की कोई मंशा है। अब एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से पेपर लीक की फहरिस्त आई, उसके बाद सरकार की मंशा और सरकार की प्रशासन व्यवस्था पर भी सवाल उठे। अब इसमें हमको देखना चाहिए कि आखिर सरकार का स्टैंड क्या रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में जिस कदर पेपर लीक हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर प्रश्न उठने शुरू हुए, सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठने शुरू हुए और सवाल ये भी उठा कि जो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर कोई बदतमीजी करेगा, कोई अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, उसको पुलिस खड़ी मिलेगी। आखिर जब लाखों लाख उन तरुण तरुणियों के, उन बच्चे बच्चियों के, उन छात्र छात्राओं के, उन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के जब पेपर लीक हो रहे हैं और उनके सपनों और अरमानों पर पानी फिर रहा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस विंग क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद सरकार के सामने चैलेंज के रूप में आता है 50 लाख पुलिस कर्मियों की परीक्षा और सरकार ने उसको चैलेंज के तौर पर लिया और पूरे प्रदेश में 50 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा बड़े अच्छे से सरकार ने सुनिश्चित करवाई। उसके बाद आरओ और पीसीएस की जो एग्ज़ाम है वो दूसरा सबसे बड़ा एक तरीके से मान के चले, इसमें तकरीबन 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, वो एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए बन गया। आयोग का तर्क है कि प्राइवेट स्कूलों में नकल की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सरकारी जो हमारे कॉलेजेस हैं जिनमें हम मान रहे हैं सिक्योर हैं, जिन ज़िलों में हमारी परिस्थितियां अच्छी हैं, उन ज़िलों में हम परीक्षाएं आयोजित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आयोग का तर्क है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इन 3 राज्यों में नॉर्मलाइजेशन का जो नियम पालन किया गया उससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और सुरक्षा को देखते हुए जिला मुख्यालय के 20 किलोमीटर के अंदर ही सेंटर बनाने का फैसला आयोग की तरफ से लिया गया है और साथ ही साथ जिला मुख्यालय के करीब रहेंगे तो हमारी सुरक्षा में पहुंच में भी रहेंगे। अब छात्रों का जो हमने आपको बताया तर्क, छात्रों का कहना है कि क्यों सरकारी सेंटर में ही करवाना है, प्राइवेट सेंटरों को आखिर क्यों लीक प्रूफ नहीं किया जा सकता है। दूसरा तर्क दिया जा रहा है छात्रों की तरफ से कि जो पिछली बार आरओ का पेपर लीक हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, अब उसकी कहानी क्या है। तो उस कहानी को समझने के लिए आपको जानना होगा, एक नाम है राजीव नयन मिश्रा, जो इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी बनाया गया। उसने क्या किया, उसने पहले भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को लीक करवाया और उसके बाद प्रयागराज में बने एक प्राइवेट स्कूल के अंदर, बिशप जॉनसन स्कूल, उसके अंदर से पेपर लीक करवाया। तो ये तर्क कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। दोनों जगहों से पेपर लीक हुए थे और उसके बाद सर्कुलेट हुए थे और उसके बाद पूरा पेपर लीक का जो मकड़ जाल था वो हमारे सामने आया था। इसकी वजह से सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जाना कि हमने ये व्यवस्था बनाई है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी तरह से चीज़ें गलत नहीं होंगी, इसको सुना जाना चाहिए। लेकिन जवाब में जो छात्र कह रहे हैं वो भी दिलचस्प और सुनने लायक है। उनका कहना है कि पूर्व में जब सरकारों ने ऐसे फैसले किए हैं तो अंत में जब नतीजे आए हैं तो उसके बाद एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता कोर्ट का बचा है और हमें बार बार कोर्ट जा करके वहाँ से चीज़ें लेकर के आनी पड़ती हैं। ये छात्रों और सरकार के बीच चल रहे टकराव की जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में बता दें, पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 7 और 8 दिसंबर को हैं। आरओ के जो हैं वो 22 और 23 दिसंबर को हैं। 16 लाख परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। 2 दिनों में सरकार ने परीक्षा करवाने का फैसला किया है
और इसके विरोध में 20,000 छात्र 30 घंटे से, तकरीबन 30 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, धरने पर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं। डीएम के साथ कल बातचीत रात में हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। आयोग के तरफ से अभी कोई उस तरह की बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं आया है। आयोग के अंदर बैठक चल रही है और उसको लेकर के बातचीत चल रही है और तय करने की कोशिश की जा रही है कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं और छात्रों से किस तरीके से बातचीत को हल करके एक किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचा जा सकता है जिससे छात्रों और आयोग के बीच समन्वय बने और जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं उनको करवाया जा सके और एग्जाम्स कंक्लूड करा करके रिजल्ट की तरफ बढ़ा जा सके। अब इसके बीच में जब सियासत आ गई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सक्रिय दिखे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि अफसरों को छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, डील करते हुए चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए, किसी तरह की सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, किसी तरह की ऐसी लापरवाही ना हो जिससे छात्र नाराज़ हो जाएं। यूपीपीएससी जो है उसकी तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्यों अहम हो जाता है? केशव प्रसाद मौर्य चूंकि प्रयागराज के क्षेत्र से ही आते हैं, उनके लिए एक तरीके से, और फूलपुर विधानसभा सीट भी है, और वहाँ अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की इमेज को होने वाला है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य आगे आए हैं। लेकिन अब जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जो सियासी ट्रांसलेशन हो रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं। तंज करने का या बात करने का तरीका अलग है। तो ये एक र्यूमर्स है, इसमें कोई तथ्य होना या तर्क होना कोई बड़ी ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का तर्क दिया जा रहा है कि छात्रों के हित में दोनों सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं। अब सरकार का नुमाइंदा और विपक्ष के लोग अगर एक पेज पर नज़र आने लगे इन मुद्दों को लेकर के, तब तो फिर थोड़ी सी समस्या नज़र आती है। हालांकि अब इसको लेकर के सरकार का क्या स्टैंड रहता है? सरकार को चाहिए कि छात्रों से बातचीत करके या तो उनको अपने फॉर्मूले के लिए कन्विंस कर लें, या छात्रों के सुझाई हुई जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनके आधार पर कर लें। लेकिन जो सरकार की तरफ से एक तर्क सुरक्षा का दिया जा रहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को फिगर आउट करके अच्छे से करवाया था। और ये चीज़ें भी हैं कि जब ऐसी बड़ी सरकारी परीक्षाएं होती हैं तो नकल माफिया भीषण रूप से एक्टिव होते हैं और उनका टारगेट उन इंटीरियर इलाकों में होता है, उन जिला मुख्यालय से दूर या ऐसी जगहों के कॉलेजेस में होता है जहां सेंटर तो किसी तरह से बना दिए गए, लेकिन वहां पुलिस का पहुंचना या तो मुश्किल होता है या फिर ऐसी परिस्थितियां तैयार की जाती हैं कि कुछ घंटों का एक लूप मिल जाए जिसके ज़रिए उन चीज़ों को घटित कराया जा सके। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे या मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो पेपर लीक जो 10वीं 12वीं की बातें होती थी और तमाम चीज़ें होती थी, नकल माफिया एक्टिव हुआ। या अब पीछे जाते जाएंगे तो बड़ी बातें हो जाएंगी। कल्याण सिंह किस तरीके से और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री होते हैं, नकल विरोधी कानून आता है और उसके बाद चुनाव ही इसी आधार पर मुलायम सिंह लड़े जाते हैं कि भाई नकल नहीं होने दे रहे, पास नहीं होने देंगे। उसके बाद सरकार मुलायम सिंह की बनती है और धड़ल्ले से नकल के आरोप लगते हैं जो अखिलेश यादव की सरकार तक कंटिन्यू रहते हैं। योगी सरकार में भी कमोबेश वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन इन सब का एक बहुत बड़ा फार्मूला ये था कि जिला मुख्यालय से एक अच्छी खासी दूरी पर कॉलेजेस को तैयार करना, परिस्थितियां ऐसी तैयार करना, वहां के लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस तरह का कम्युनिकेशन नकल माफियाओं की तरफ से डेवलप किया जाता था, जिसके जरिए नकल को आसानी से करवाया जाता था और वो चुपचाप चीज़ें हो जाती थी, ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होता था और उन सेंटर्स की बदनामी भी होती थी और उन सेंटर्स का नाम भी इसीलिए होता था। लोग चाहते थे कि उसी सेंटर में हमारा नाम पड़ जाए ताकि आसानी से परीक्षा निकल जाएगी, थोड़ा 10-15 नंबर की नकल हो जाएगी, 20 नंबर 50 नंबर, जिस तरह का पैसा खर्च किया हो, जिस सेंटर ने जिस तरीके से छात्रों से लिया हो या खर्च किया हो, उस तरह की परिस्थितियां होती थी। उन्हीं तमाम तर्कों के आधार पर आयोग का कहना है कि जिला मुख्यालय के करीब रख रहे हैं, हम सरकारी कॉलेजेस में रख रहे हैं, उन्हीं जिलों और उन्हीं जगहों पर रख रहे हैं जहाँ के हमारे रिकॉर्ड साफ हैं, जहाँ की हम मान के चल रहे हैं कि परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। लेकिन छात्र इस चीज़ को लेकर के राज़ी हों ये ज़रूरी नहीं है। और तब जब उन्हें सियासी प्रश्रय मिलने की उम्मीद हो, नारे जिस तरह की ज़बान के दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लग रहे हैं। हालांकि ट्रेंडिंग है तो छात्र भी इस तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जितनी सक्रियता के साथ इस पूरे एग्ज़ाम को सीधा भाजपा सरकार की बर्खास्तगी से जोड़ रहे हैं, वैसे हर पार्टी करती है, लेकिन फिर भी देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब देखिए क्या परिस्थितियां बनती हैं सरकार की तरफ से और छात्रों के बीच क्या बातचीत होती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि और जो छात्र देख रहे हैं वो अपनी राय साझा करें, हम उनको लेकर के भी, उनके अनुभवों को लेकर के भी आगे बातचीत करते रहेंगे। अंततः सबसे आवश्यक जो है वो छात्र हित है, उन तमाम लोगों का हित है जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, घर से बरसों बरस दूर रहते हैं और एक उम्र गुजार देते हैं उन तमाम तैयारियों में और उन सपनों को आंखों में लिए हुए, ताकि एक दिन वो सरकारी नौकरी या सरकारी कुर्सी पर बैठ सकें, जिससे ज़िंदगी को एक बेहतर मकाम पर, बेहतर परिस्थितियों में पहुंचाया जा सके। उन सपनों पर बट्टा लगता हुआ जब कोई भी देखता है तो उसकी आंखों में आंसू और एक आक्रोश चेहरे पर आ जाना लाजमी है, जो हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।